भारत का सवाल में आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अहमदाबाद में जो प्लेन जो है क्रैश हुआ है, उसके बाद में कई सवाल खड़े हुए हैं। इन सवालों को ज़रा डिटेल से पहले भारत का सवाल की शुरुआत में आपके सामने रखते हैं। अहमदाबाद में आज पल भर में ज़िंदगी का सफ़र मौत के सफ़र में तब्दील हो गया, और ये वो सवाल हैं जो आपके सामने हैं कि इसकी वजह क्या है। सबसे बड़ा सवाल जो बरकरार है वो ये है कि ये प्लेन क्रैश हुआ तो हुआ कैसे। कहीं गम है, कहीं गुस्सा है, बहुत सारे लोग दुख में भी हैं। एयर इंडिया का यात्री विमान क्यों क्रैश हुआ, सबसे बड़ा सवाल। तकनीकी खराबी है, सिस्टम की नाकामी है। सवालों में बोइंग ड्रीम लाइनर भी घिरा हुआ है। तो ये तीन बड़े सवाल हैं। इसके बाद में कहीं कोई साजिश, इसकी आशंका से एक्सपर्ट्स इनकार नहीं कर रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इस तरह से प्लेन टेक ऑफ होता है और कुछ मिनटों में ही प्लेन नीचे आ जाता है। मे डे ये कैप्टन सवरवाल जो कि पायलट थे, इस प्लेन को चला रहे थे, वो बोलते हैं। और ये वो स्थिति होती है जब प्लेन से पूरी तरह कंट्रोल छूट जाता है पायलट का। ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये कुछ सवाल हैं जिनको समझने के लिए एविएशन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो अपने अनुभव से इन सवालों के जवाब हमारे सामने रख सकते हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं, और अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये प्लेन क्रैश हुआ क्यों। ये साल 2025 का सबसे दर्दनाक हादसा है। ये साल 2025 की सबसे खौफनाक तस्वीर है। कहीं अधजली लाशें पड़ी हुई हैं, कहीं शरीर कंकाल में तब्दील हो गया है, कहीं दुख का आसमान टूट पड़ा है, कहीं भविष्य के सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। अहमदाबाद में टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखते ही देखते लंदन जाने वाला यह विमान आग का गोला बन गया। जहां टकराया, जिससे टकराया, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। जिन्होंने अपनों को खोया है, वहां मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। जिन्होंने इस हादसे को देखा, वो हैरान परेशान है। इस प्लेन क्रैश के बाद सबसे ज्यादा सवाल अमेरिकी कंपनी बोइंग की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर उठ रहे हैं। दरअसल बोइंग विमान के पुर्जों की गुणवत्ता पर सवाल उठ चुके हैं। विसिल ब्लोअर ने विमान को लेकर सवाल उठाए थे। उत्पादन के लिए शॉर्टकट अपनाने का आरोप है। पुर्जों में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी पाई गई। विमान को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता पैदा हुई। एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ा। बोइंग ने जांच के बाद विमान में सुधार किए थे। बोइंग कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा था। विमान हादसे के बाद पूरा देश सकते में आ गया है। विमान कंपनी से लेकर पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, हमारे आपके मन में सवाल बहुत सारे आएंगे और आम लोगों के जहन में तो बहुत से सवाल आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, हादसा क्यों हुआ। थोड़ा समय लगेगा इसके बारे में स्पष्ट तौर पर पुष्ट जानकारियां आने में, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एक्सपर्ट्स की मदद से, जो एविएशन इंडस्ट्री को जानते हैं, जो जानते हैं कि क्या क्या इसकी बारीकियां होती हैं, उनसे हम ये समझ सकते हैं। मेरे साथ कई एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। सबसे पहले एसपी सिंह साहब, पूर्व एयर कमोडोर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हादसा आपने देखा, इसकी कई खबरें आप मीडिया के जरिए देख रहे होंगे। कितना उठा, 600 फीट की ऊंचाई तक गया, एकदम से नीचे आ गया, मे डे पायलट चिल्ला रहे हैं। ये सारी चीजें किस ओर इशारा करती है? आपका शुरुआती आकलन क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया दर्शकों से बात करने के लिए। और ये मैं अपनी सांत्वना प्रकट करता हूँ इस दुखद घटना में जो हताहत हुए हैं यात्री और जो जान माल का नुकसान हुआ, उनकी फैमिलीज को मेरी तरफ से सांत्वना है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उन सबकी दिवंगत आत्माओं को शांति दे। और ये हादसा बहुत दुखद था, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि हादसा हुआ, इसके बड़े सारे कारण हो सकते हैं। मैं आप सीधा आता हूँ आपके जो वीडियो की बात, जो वीडियो अवेलेबल है
जिसमें बड़ा क्लियर है कि टेक ऑफ करके ऊपर जा रहा है जहाज, नॉर्मल फ्लाइंग, नॉर्मल हाइट पर जा रहा है और धीरे धीरे उसका नीचे आना शुरू करता है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो टेक ऑफ थ्रस्ट था, जो टेक ऑफ की पावर थी, वो बिल्कुल ठीक थी, वहां तक शायद बिल्कुल ठीक था इंजन की पावर। उसके बाद इंजन की पावर धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई और वो नीचे की तरफ जा रहा है और ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें पायलट के पास और कोई ऑप्शन नहीं बची थी क्रैश के अलावा। यदि सामने अगर कोई रोड होती या सामने बीच होती या खुला मैदान होता तो शायद पायलट उसको वहां इसी पावर लॉस के साथ लैंड कर पाते और नुकसान बहुत कम होता। लेकिन क्योंकि सामने बिल्डिंग्स थी तो आगे जाके जहाज टकरा गया। अब ये पावर लॉस क्यों, उसके बड़े सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण है इंजन का फेलियर। देखिए, ये जो ड्रीम लाइनर है, इसका एक इंजन ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि एक सिंगल इंजन, अकेले इंजन पर पूरा भरा हुआ जहाज टेक ऑफ कर सकता है और फ्लाइंग कर सकता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा दी गई है। दूसरा इंजन एज अ सेफ्टी, जिसे बोलते हैं फेल सेफ सिस्टम, मतलब एक स्टैंड बाय की तरह है। हाँ, नॉर्मल फ्लाइंग में हम दोनों इंजन यूज करते हैं, उनकी कम पावर यूज करते हैं ताकि दोनों इंजन यूज हो। नहीं तो एक सिंगल इंजन में भी जहाज टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। तो अगर एक इंजन फेल हुआ था तो दूसरे इंजन से पायलट उसको एक को धीरे धीरे ऊपर ले जाते और वापस मुड़ के अहमदाबाद में लैंड कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों इंजन एक साथ फेल होना, ये मिलियंस में एक चांस है। नहीं तो इंजन के डिजाइन, इंजन की सेफ्टी ऐसी रखी जाती है जो इंजन की एक ही इंजन फेल हो, दूसरों एक साथ ना हो। और आप देखिए, जो बोइंग के जो ड्रीम लाइनर के जहाज हैं, वो हजारों जहाज इस समय पूरे स्काईज में उड़ रहे हैं वर्ल्ड ओवर। उनका एक ही केस आज तक है, सिंगल इंजन फेलियर का, दैट्स ऑल, और कोई फेलियर नहीं हुआ है। तो ये बड़े सेफ सिस्टम्स हैं। लेकिन अब ये क्यों हुआ? अगर बर्ड हिट होता तो बर्ड हिट होते ही जो इंजन में आग लग जाती, जिस इंजन में बर्ड हिट होता उसके पीछे आपको धुआं निकलता दिखाई देता। लेकिन आप देखें वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। एक बड़े कंट्रोल्ड मैनर में धीरे धीरे जहाज नीचे जा रहा है, जैसे वो कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, लेकिन थ्रस्ट नहीं है। तो इससे यही अनुमान लगाया सकता है इस समय कि ये इंजन दोनों एक साथ, उनकी पावर खत्म होगी। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस से पता चलेगा। देखिए, सबसे अच्छी बात इस क्रैश में एक जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए हुई है कि उसकी पूरी टेल, जो पिछला हिस्सा है, वो सुरक्षित है, वो एक दीवार में धंसा हुआ है और ब्लैक बॉक्स वहां पे रखा होता है। तो दैट मीन ब्लैक बॉक्स को कोई नुकसान नहीं हुआ और उसको निकाल के आज रात ही उसका पूरा एनालिसिस आ सकता है। तो कम से कम एक दिन में 24 घंटे में आपको हमें पता लग सकता है कि कारण क्या हुआ था, उसके वो कारण क्यों हुआ, उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। देखिए, करीब 60 के करीब रीजंस हैं जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स में माने जाते हैं। उन सारे रीजंस का एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें पायलट एरर, वेदर, इंजन फेल और बड़े सारे और रीजन होते हैं। तो उन सबका एनालिसिस होगा, डेफिनेटली होगा। पर जो पहला जो दिखने को मुझे लगता है, जिसमें जो वीडियो देख के लगता है, वो एक ही कारण लगता है कि इंजन फेल हुआ है और पायलट ने जो कॉल दिया मेडे मेडे मेडे, ये आखिरी कॉल होती है, जिससे उससे पहले कॉल होती है पैन पैन पैन। मतलब एक इंजन फेल हो जाए या कोई और खराबी हो जाए तो पायलट को प्रायोरिटी पर लैंडिंग है, मुझे सबको हटा के मुझे जी हाँ, कोई और कम्युनिकेशन नहीं करेगा, सिर्फ मेरा कम्युनिकेशन चलेगा। जी कोमोडोर सिंह, एक और बहुत महत्वपूर्ण, आपने जितनी बात बोली है बड़ी ऐसी सुलझी हुई एनालिसिस है जो मैं दिन भर से कर रहा हूं। आपने अपने पहले स्टेटमेंट में वो ज्यादातर बातें रखी हैं। एक और आशंका है जिसको कई एक्सपर्ट्स नजरअंदाज नहीं कर रहे। वो ये नहीं कहते कि ये बहुत पुष्ट बात हो, लेकिन इसको नजरअंदाज भी नहीं करेंगे। आप मुझे दो तरीके से इसको बताइए। एक तो सॉफ्टवेयर, क्योंकि अब बहुत हाईटेक विमान आने लगे हैं, खासतौर पर बोइंग काफी काम कर रहा है, उसने काफी अपग्रेड किया विमानों को, इसको भी काफी अपग्रेड किया गया है जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। दूसरी बात, क्या किसी तरह का कोई सैबोटाज हो सकता है? इस आशंका को आप कितना स्वीकार या इनकार करते हैं? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसी पर आना चाहता था। पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। देखिए, ये जो एक आउट है, जो नए फाइटर जहाज आ रहे हैं और ड्रीम लाइनर जैसे बड़े बड़े जहाज आ रहे हैं, ये आजकल पूरे सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। वो पुराना जमाना मैनुअल कंट्रोल का खत्म हो गया। इसके सारे सिस्टम पूरे सॉफ्टवेयर कंट्रोल होते हैं और इसमें जो है क्वाड्रुपल सिस्टम होता है। क्वाड्रुपल सिस्टम मतलब कि सॉफ्टवेयर के 4 स्टैंड बाय हैं। एक मेन सिस्टम है और सॉरी उसके 3 स्टैंड बाय, स्टैंड बाय का स्टैंड बाय, उसका स्टैंड बाय, उसका स्टैंड बाय। तो ये इनको हम बोलते हैं फेल सेफ सिस्टम। मतलब फेलियर के बाद भी उसको सेफ्टी है, उसके बाद नेक्स्ट फेलियर की भी सेफ्टी है, तीसरे फेलियर की, चौथे फेलियर। तो इतनी ज्यादा सेफ्टी होने के बाद ऐसा माना जाता है कि ऐसा कोई रीजन नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर फेल हो जाए। उसके अलग अलग चैनल, चारों चैनल कंट्रोल
एक इंजन को, उसके नेविगेशन सिस्टम को, क्रू केबिन का सारे सिस्टम्स को, हर चीज को चारों चैनल एक साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं। उनमें से कोई भी फेल होता है, दूसरा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी डिले टेक ओवर कर लेते हैं। तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो। यस, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। देखिए, कोई भी सिस्टम फेल कभी भी हो सकता है, चाहे आप 4 लगाइए चाहे 6 लगाइए, हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही रिमोट है। और ये मुझे बड़ा आश्चर्य होगा कि अगर सॉफ्टवेयर फेलियर आएगा तो। दूसरी बात, सैबोटाज, यस डेफिनेटली। देखिए, इस चीज़ों में सैबोटाज को रूल आउट नहीं किया जाता। उसके 2 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको जो मेरे दिमाग में आती हैं। पहली तो आपको याद होगा, पन्नून ने, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, उसे बहुत पहले धमकी दी थी कि मैं एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट को टारगेट करूंगा। लेकिन उसने अगर टारगेट किया और सैबोटाज किया है तो ये बहुत बड़ी हिमाकत होगी, बिकॉज उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है ऐसा कुछ कर पाए। और सैबोटाज करने के लिए बड़े सारे लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उसमें आपको मेंटेनेंस क्रू को, पायलट्स को, जो सेफ्टी क्रू हैं यहाँ के, जो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी है, और जो अहमदाबाद इंडिया के अंदर सिक्योरिटी लोग हैं, जो इंटेलिजेंस है, कितने सारे लोग हैं इन चीज़ को मॉनिटर करने के लिए। कितने लोगों को कंप्रोमाइज कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो सैबोटाज पॉसिबल है। दूसरा आते हैं सैबोटाज, अगर सॉफ्टवेयर के साथ सैबोटाज, मैंने आपको पहले बताया, ये जो जब एयरक्राफ्ट है स्टार्ट होते हैं तो इस एयरक्राफ्ट में एक ऑटोमेटिक एनालिसिस रोड होता है, जो पायलट के सामने पूरे चीज़ों को विदिन 2 मिनट सब कुछ चेक करके पायलट को बताता है कि हर चीज़ ठीक है। उस सब चीज़ों की ग्रीन लाइट और उसका ओके सिग्नल पायलट के सामने आता है। अगर एक भी चीज़ खराब होगी तो उस एयरक्राफ्ट को पायलट स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। इतना सेफ सिस्टम है। और उसका एक पूरा रीड आउट है, जो मेंटेनेंस क्रू जो आपको सर्विस करके देते हैं जहाज को, वो भी पूरा सिस्टम एनालिसिस चेक करके उससे साइन करते हैं, फिर पायलट उसको टेक ओवर करता है। और इन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस बड़ी तसल्ली से की जाती है। हर लैंडिंग के बाद मेंटेनेंस होती है, हर 50 घंटे, 100 घंटे, 500 घंटे, 1000 घंटे उड़ने के बाद। जबकि आप सोचिए कि यहाँ जो 1000 घंटे उड़ चुका होता है, उसका ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट को पूरा खोल लिया जाता है, उसके हर कलपुर्जे को चेक किया जाता है, और ये बार बार चेक्स होते हैं, हर लैंडिंग के बाद चेक्स होते हैं। तो इतने लोगों को अगर पन्नून कंप्रोमाइज कर पाया तो ये बहुत ही बड़ी हिमाकत है, बड़े आश्चर्य की बात होगी। इतना बड़ा सैबोटाज वो कर पाया, मुझे लगता है उसकी इतनी कुव्वत है कि वैसा कर पाए। तो सैबोटाज मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है, अनलेस कि एयरक्राफ्ट के अंदर का क्रू कोई मिला हो, या मेंटेनेंस क्रू जिसने जो इंजन को चेक करता है, कुछ करता है, उस एक पर्टिकुलर पर्सन को किया। लेकिन अगर वो कर भी देगा तो पायलट जैसे ही एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने के लिए जाएगा, उसको सब पता चल जाएगा। वो सॉफ्टवेयर आपको इमीडिएटली बता देगा कि भाई ऐसा कोई खराबी है। तो ये मुझे मुश्किल लगता है। दूसरा सैबोटाज जो है वो है कि फ्यूल के साथ, कि फ्यूल के साथ कुछ कंप्रोमाइज किया गया हो, कि फ्यूल की क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज किया हो। जैसे इंजन सक्शन करता है, फ्यूल को वेपराइज होता है, तो उसी से पावर बनती है। तो फ्यूल को कंप्रोमाइज करने में भी बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। देखिए, हमारे यहाँ मोस्टली सप्लाई जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की है, और सप्लाई जो है एयरक्राफ्ट होती है, उसके सप्लाई चैनल्स हैं, उनके वहाँ पे हर पोस्ट पे चेक्स में पहले लगे हैं। जो रिफ्यूलर होते हैं, जो रिफ्यूलिंग लाइन्स होती हैं, उनके अंदर बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट, बड़े सारे इक्विपमेंट होते हैं, और बड़े सारे केमिकल्स होते हैं जो चेक करते रहते हैं कि फ्यूल ठीक है कि नहीं। तो जब तक वो फ्यूल जहाज में भरा जाता है, तब तक कम से कम 10-12 चेक्स हो चुके होते हैं। तो ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि फ्यूल में भी ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ, मैं अगेन फिर कहता हूँ, इन चीज़ों को रूल आउट नहीं कर सकते कि कुछ भी हो सकता है, और कोई ना कोई तो कारण होगा जिसके कारण थ्रस्ट जो है वो फेल हुआ। लास्ट जो मेरा लगता है मुझे जो है, ये फ्यूल पंप जो है जी, अगर वो कहीं फेल हुए हैं, फ्यूल पंप मैकेनिकल है और वो भी लेकिन इंटरनली सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। हाँ, अगर फ्यूल पंप फेल होता है, उनकी पावर आउटपुट कम हो गई, जिसके कारण इंजन की थ्रस्ट बिल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन ये पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपने बड़ा विस्तार से इसको समझाया, और सचमुच में आपने सारी आशंकाओं और संभावनाओं को रखा है। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है, उसकी वजह क्या है, आखिर ये हादसा क्यों हुआ है? कुछ सवाल मैंने आपके सामने रखे थे शुरुआत में भी। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। एयर इंडिया का यात्री विमान क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ है, सबके जहन में सवाल। तकनीकी खराबी है, सिस्टम की नाकामी है, किसी तरह की और कोई खामी है, और बोइंग ड्रीम लाइनर, ये पहले से सवालों में घिरा रहा है, इसकी कोई कमी। ये कुछ 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। लेकिन कमोडोर सिंह से बात करते करते एक और बड़ी बात जो आई, इंपॉर्टेंट बात है,
हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि किसी तरह के सैबोटाज की या किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश, तो चाहे वो फ्यूल के जरिए हो, चाहे सॉफ्टवेयर के जरिए हो, या किसी की मिलीभगत के जरिए हो। और ये इसके चांसेस बहुत कम है, जैसा कमोडोर सिंह ने पहले भी आपको बताया। सर, कई और सवाल बरकरार हैं, जिनमें एक सवाल ये भी आता है कि मौसम को लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि अहमदाबाद में बहुत गर्मी थी, और इसको हालांकि हम देखते हैं इसी मौसम में बहुत सारे विमान उड़ रहे हैं और इससे ज़्यादा गर्मी में विमान उड़ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मौसम का कोई इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, चाहे छोटे से छोटा जहाज हो, चाहे ग्लाइडर हो, या बड़े से बड़े जहाज, ड्रीमलाइनर हो, फाइटर हो, हेलीकॉप्टर हो, कोई भी जहाज, जब आप हवा में जा रहे हैं तो उसके मौसम का इफेक्ट तो होगा आप पर, क्योंकि आपका जो थ्रस्ट है वो आपके विंग्स के ऊपर जो फ्लो करती है एयर, उससे मिलता है इंजन के साथ, जो लिफ्ट बोलते हैं, जैसे लिफ्टिंग, जैसे या हेलीकॉप्टर के रोटर घूमने से। तो इस लिफ्ट को जनरेट करने के लिए एयर जितनी ज़्यादा डेंस होगी, मतलब जितनी ज़्यादा ठंडी हवा होगी और ज़मीन के पास होगी, उतना ज़्यादा उसका दबाव होगा और उतना ज़्यादा आपको थ्रस्ट मिलेगा। तो ये जो एक कारण है, जैसे जैसे आप ऊंची हाइट पर जाते हैं, यहाँ गर्मी बढ़ती जाती है तो हवा का दबाव कम होता जाता है, तो उसके कारण डेफिनेटली उसके थ्रस्ट पर फर्क पड़ता है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट जो है, ये पूरे डिज़ाइन है हर वेदर में, हर तरह के टेम्परेचर में फ्लाई करें। अब कोई भी जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, जैसे ये जो ड्रीमलाइनर है या और भी कोई जहाज वहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं, उनका पूरा पहले एक मेट फोरकास्ट, मटीरियोलॉजिकल फोरकास्ट होता है। उसके बेसिस पे कितना फ्यूल लेके जाना है, कितना हमारा टेक ऑफ डिस्टेंस बनेगा, कितनी मेरे पास पावर है, कितने मेरे पैसेंजर्स हैं, मेरा थ्रस्ट कितना है, एयर का, हवा का दबाव कितना होगा, वो सारे पैरामीटर कैलकुलेट करके फिर उसको डिसाइड किया जाता है कि कितने आप पैसेंजर हैं, कितना लोड लेके जा सकते हैं। तो उससे ज़्यादा लोड लेके नहीं लाया जाता। अब ये क्योंकि एयर का डिज़ाइन है 250 पैसेंजर लेके जाने को और उनका सामान लेके जाने को, इसलिए आपको पता होगा कई बार लिखा जाता है कि आप कैबिन के अंदर 7 kg से ज़्यादा लेके जा सकते हैं, और जो एयरक्राफ्ट के कैबिन नीचे जो है स्टोरेज है, उसमें आप 20 किलो या 40 किलो ज़्यादा लेके, ये सब प्री कैलकुलेटेड है। और उसके ऐड करते हैं फ्यूल का वेट, फिर एयरक्राफ्ट का अपना वेट, एम्प्टी वेट। तो ये सब कैलकुलेट करके जो होता है, उसके बाद देखा जाता है कि रनवे की लेंथ कितनी अवेलेबल है, कितना समय लगेगा, क्या मैं उस रनवे लेंथ में टेक ऑफ कर पाऊंगा उतने पावर के साथ। ये सब कैलकुलेट करके ही जहाज को क्लियर किया जाता है। ये पायलट और जो मेट अफसर है और जो इंजीनियर सब मिलकर डिसाइड करते हैं। अब ये सब होने के बावजूद, उसके बावजूद इसके अंदर जो है 10 से 20% जो है एक सेफ्टी मार्जिन दिया जाता है। मान लीजिए अगर आपका वेट 1 लाख किलो, मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो उसमें कम से कम जो है 10,000 किलो वेट का एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा सेफ्टी मार्जिन, कि कोई एरर हो गया, कुछ हो गया, जहाँ टेक ऑफ करते ही कोई आपको जैसे बोलता है टर्बुलेंस मिल गई, टर्बुलेंस होती है जो एयर का दबाव एकदम आपको नीचे की तरफ फेंकता है, तो वैसा भी अगर हो रहा है, उन चीज़ों को भी केटर किया जाता है। तो उन सबको केटर करने के बाद, सेफ्टी मार्जिन लगाने के बाद, एक आपका टेक ऑफ पाथ डिसाइड होता है कि क्या आप उस टेक ऑफ पाथ को पूरा कर पाएंगे। उसके बावजूद होने के बाद, सब क्लियर होने के बाद ही एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ किया जाता है। तो ये मैं मानता हूँ कि वेदर का इफेक्ट होगा डेफिनेटली। सर, जब आप बोल रहे हैं ना, तो आप जब बोल रहे हैं तो आपके साथ साथ में ये कारण नहीं होगा जी सर, को दिख रहा है पूरा स्मूथली टेक ऑफ किया है जी। और उसके पैरामीटर में आपको एक और चीज बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जब एक रनवे पे टेक ऑफ शुरू करते हैं, सर बस एक मिनट, मैं आप जब बोल रहे हैं ना, तो कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो भी दर्शकों को बता दूं। आप जब बोल रहे हैं तो ये जो तस्वीरें हैं, ये उस मेस की तस्वीरें हैं जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है, और यहीं पर वो डॉक्टर्स थे जिनके बारे में कहा जा रहा है। अभी जो खबर है आईएमए की तरफ से ऑफिशियली जो कहा गया है, वो 3 डॉक्टरों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। अब आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, कम। ये तस्वीरें जो है बड़ी भयावह है। ये भी कहा जा रहा था कि उस समय लंच का समय था, बड़ी तादाद में यहाँ पर डॉक्टर्स आए थे। हम देख रहे हैं कि विमान का मलबा भी यहाँ पर धंसा हुआ है इसी मेस में, और यहाँ पर डॉक्टर्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि थालियाँ भी मैं देख रहा हूँ कि खाना उसमें अब भी बचा हुआ है जस का तस। अब ये इससे कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितने लोग यहाँ हताहत हुए हैं। प्लेन में जो हमने देखा है कि 204 यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यहाँ पर कितने लोग मारे गए, ये एग्जैक्ट आंकड़ा आने में थोड़ा समय लगेगा। जी कमोडोर सिंह, आप अपनी बात को पूरा करें। देखिए, जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ा ही दुख होता है देख के ऐसे। और जिन जिन परिवारों के बच्चे गए हैं या उनके परिवार के कोई मेंबर गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दुख है ये। देखिए,
हंसी खुशी बैठ के कर रहे, सडनली एकदम ऐसा हो गया, तो सब बहुत बड़ा दुख है जो बड़े परिवार को। हम उनके साथ सांत्वना है हमारी सबकी। अब मैं बात पर आता हूँ। मैं ये कहता कि जब टेक ऑफ करते हैं तो टेक ऑफ करते हुए भी हमारे रनवे के ऊपर मार्कर लगे होते हैं कि कितने 9 मार्कर, नॉर्मली 9 मार्कर होते हैं, वो शुरू होते हैं 9, 8, 7, 6, 4, उल्टी गिनती। तो पायलट को ये पता लगता है कि मेरे कितने मार्कर बचे हैं रनवे पे, और वो मार्कर 300 मीटर पर नॉर्मली होते हैं। तो ये एक जो है करीब 6 से 7 मार्कर में अपने उड़ जाते हैं, मतलब करीब जो है 2000 मीटर रनवे की लेंथ में ऊपर उड़ जाते हैं। तो ये पायलट को पता लगता है कि मेरे जहाज में थ्रस्ट पूरा है या नहीं है। तो देखता रहता है, जैसे 1 मार्कर आया, 2 मार्कर आए, तो वो देखता कि अभी मेरी इतनी स्पीड होनी चाहिए थी, अभी मेरी पावर इतनी होनी चाहिए थी, अभी स्पीड ठीक है। और करीब 3 या 4 मार्कर उसकी जो नोज है, फ्रंट पोर्शन, वो उसको ऊपर उठा सकते हैं। फिर अनदर 2 मार्कर बाद जहाज ऊपर हवा में उठ जाता है। तो ये सारे चेक पॉइंट्स हैं। तो हर चेक पॉइंट पे पायलट को पता होता है कि मेरी पावर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा एक सिस्टम बड़ा वेल डिजाइंड है। तो उसके बाद टेक ऑफ के बाद जब धीरे धीरे नीचे आया तो ये बड़ा क्लियर है कि वो जो थ्रस्ट मिल रहा था टेक ऑफ तक, टेक ऑफ करने के बाद थोड़ी ऊपर जाके वो थ्रस्ट जो है कम हो गया, और उसके कारण जो है एक सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। तो ये रीजन है उसका, क्यों हुआ ऐसा, सॉफ्टवेयर के कारण हुआ या इंजन के फ्यूल पंप के कारण हुआ या और कोई ब्लॉकेज हुई, ये जो है विषय वो ब्लैक बॉक्स से ही पता चलेगा। मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसी कैंटीन में, मेस में, जहाँ पे बच्चे खाना खा रहे थे, या ये जो डॉक्टर्स, युवा डॉक्टर्स, इंटर्न डॉक्टर्स थे, इसमें कई एमबीबीएस के स्टूडेंट थे, वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर बहुत सारे पड़े हुए हैं, यानी आग बुझाने की बाद में यहाँ पर कोशिशें की गई हैं। और हम उसके अवशेष भी देख सकते हैं कि वो थाली में हो या जो धूल नुमा आप जितनी तस्वीरों को देख रहे हैं, लेकिन आसपास के इलाके में भयानक आग भी लगी थी। कमोडोर सिंह, एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि जो प्लेन होते हैं वो चलता फिरता बॉम्ब भी होता है, अगर इस तरह की कोई स्थितियां बनती हैं तो। हमने ये भी देखा है कि आतंकियों ने उसको बम की तरह इस्तेमाल भी किया है, लेकिन आमतौर पर वो हमारी सवारी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का बहुत ही सुरक्षित माध्यम माना जाता है। दुनिया भर में कई फ्लाइट्स उड़ती हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डर बैठ गया। इस हादसे के बाद तो बहुत ज़्यादा लोग घबरा गए हैं। सबसे पहले उन लोगों से आप क्या, मैं सभी एक्सपर्ट से कह रहा हूं कि वो लोग जो अब विमान की यात्राओं को लेकर मन में कोई डर बैठाते हैं, उनको आप क्या कहेंगे एज एन एक्सपर्ट? देखिए, मैं बताता हूँ, मैंने फाइटर जहाज उड़ाया अपनी जिंदगी में। सबसे ज्यादा खतरा फाइटर जहाज में होता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं जो है 3,000 घंटे उड़ चुका हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि फ्लाइंग अनसेफ है, वो तो सब कुछ अनसेफ है। आप रोड पे कार में जा रहे हैं, आप रोड में यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे जाइए, और यमुना एक्सप्रेस में आपको हर दिन कम से कम 2 या 3 कारों के एक्सीडेंट दिखेंगे। तो क्या हम कार में चलना बंद कर दें? स्कूटर, बाइक, ट्रकों के एक्सीडेंट, ट्रेन के एक्सीडेंट, ये जितने वाहन हैं, जितनी चीजें हैं, उनमें एक्सीडेंट होना और कई कारणों से हो सकते हैं एक्सीडेंट। ऐसा कोई फेल सेफ सिस्टम नहीं है। बस इसमें सर फेटेलिटी रेट जो होता है ना, हताहत होने की जो संख्या होती है, वो ऐसा होता है कि सबके सब चले जाते हैं, इसलिए थोड़ा ये ज्यादा डरा देता है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं देखिए क्या हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में हो। अब जो टेक ऑफ स्टेज है उसमें पूरे जहाज में पूरा तेल भरा। अब सोचिए, ये जहाज जो है अहमदाबाद से सीधा लंदन जा रहा है, मतलब यूके जा रहा है जी। तो इसमें कम से कम 1 लाख लीटर फ्यूल होगा। उसके जो विंग्स में टैंक होते हैं उनमें होता है। तो ये इतनी दूर तक जाना, कंटिन्यूसली उड़ना, पहले होता था जहाज जगह जगह पे लैंड कर जाते, आजकल डायरेक्ट फ्लाइट है, दिल्ली से लेके आप सीधा यूएस से जा सकते हैं। तो फिर उसको उतना फ्यूल लेके जाना पड़ेगा। ये बड़े फ्यूल एफिशिएंट जहाज होते हैं, इनकी फ्यूल कंजम्पशन रेट भी बड़ा कम होता है। लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक फ्यूल इतना पूरे जहाज में हो रहा है, उसी के ऊपर आप बैठे हैं, तो ये एक फ्लाइंग बॉम्ब है जिसके ऊपर बैठे हैं, इसमें डाउट नहीं है। तो क्रैश अगर होता है तो डेफिनेटली एकदम पूरा पेट्रोल आग पकड़ लेगा और सारा कुछ ध्वस्त हो जाएगा, जैसा भी इस क्रैश में हमने देखा है। पायलट की भूमिका को आप इस पूरे मामले में अभी तक अपने अनुभव से कैसे देखते हैं? देखिए, इस पूरे अनुभव में जो वीडियो सामने आया है, जो पायलट्स ने कॉल दिए हैं, सब कुछ किया है, तो मैं समझता हूँ इस बात को। पहली बात तो चलिए आपको ये बताता हूँ, ये ड्रीम लाइनर जैसे जहाज में पायलट कौन से होते हैं। देखिए, ड्रीम लाइनर जो है लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल फ्लाइट करते हैं और ये मैक्सिमम पैसेंजर लेके जाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट टेक आउट है। तो ऑब्वियसली उनके पायलट्स भी टॉप ऑफ द लाइन होंगे, बेस्ट पायलट्स। जो पायलट जो इसका कैप्टन होगा इस जहाज का, जो मिस्टर सबरवाल जो कैप्टन थे, उनके कम से कम 8,000 से 9,000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस होगा।
और उसमें कम से कम जो है डोमेस्टिक एक्सपीरियंस 6000 घंटे का और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस 2000 से 3000 घंटे का एक्सपीरियंस होगा फ्लाइंग का। तो ऐसे पायलट्स को ही ऐसे ड्रीम लाइनर वाले एका पर लगाया जाता है। तो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल टॉप लाइन की होती हैं। जो भी एक पायलट को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, वर्स्ट वेदर में लैंडिंग की कैटेगरी, उनका जो रेटिंग है, उनका एक्सपीरियंस है, वो सब टॉप ऑफ दी लाइन होता है। हाँ, उनके जो सेकंड पायलट होते हैं वो थोड़े कम एक्सपीरियंस के हमेशा होते हैं साथ में, लेकिन वो भी काफ़ी हाई एक्सपीरियंस के होते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है पायलट का, मैं इससे पायलट जो फ्लाइंग देखी है मैंने, जो वीडियो देखा है, उसमें बड़ा क्लियर है कि पायलट ने अपने पूरे चेक्स किए होंगे, प्रॉपर टेक ऑफ किया है, टेक ऑफ भी प्रॉपर एंगल पे हुआ है, लेकिन उसके बाद एका धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये समझ आ रही है कि एका का थ्रस्ट कम हो रहा है और अभी ऑप्शन नहीं है। तो पायलट ने लास्ट रिजॉर्ट में मेडे मेडे कॉल दिया। तो ये मेडे मेडे कॉल भी देना जो है बड़ा क्लियर है कि पायलट ने अपनी पूरी सेंसेस में थे, दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, बट उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची। नहीं तो ऐसा कुछ होता है, कोई भी अगर छोटा सा भी एक इंजन का पावर होती, तो आई एम वेरी श्योर इतने एक्सपीरियंस वाले पायलट उसको आराम से धीरे से, चाहे लो क्लाइम रेट से लेके वापस करके लैंड कर सकते थे। और ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल प्लेन सीधा उड़ता रहा लेकिन नीचे की तरफ जाता रहा। इसमें मेरे को नहीं लगता अभी तक, मेरे पर्सनल दृष्टिया, कि पायलट की कोई भी गलती है इसमें। जी, मेरे साथ विंग कमांडर सतीश शर्मा भी जुड़ गए हैं। विंग कमांडर सतीश शर्मा, अभी एक महत्वपूर्ण बात जो एयर कमोडोर सिंह साहब ने मुझे बताई है, या हम जिस पर बात कर रहे थे, मैं वो सवाल दोबारा आपके सामने रखता हूं। इस बात से एयर कमोडोर सिंह भी इनकार नहीं कर रहे हैं, और इससे पहले मैंने जितने एक्सपर्ट से बात करी है वो भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि सैबोटाज या फिर किसी तरीके से इसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। हालांकि इसकी आशंकाएं बहुत कम हैं, फिर भी इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब, ये बात सच है कि संभावनाओं के ऊपर अगर हम बात करें तो उसके मामले में चाहे कितने भी एक्सपीरियंस जो पायलट होते हैं, ये इतनी इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर पायलटिंग के लिए उन्हीं को डिटेल किया जाता है। और ये भी सच है कि जब एयरक्राफ्ट इस तरह से बिहेव करना शुरू करता है तो ही पायलट इतनी इमरजेंसी में ही मेडे वर्ड यूज करता है, अन्यथा नहीं। और जो क्लिप्स आपने देखी हैं और जैसे एयर कमांडर साहब बता रहे हैं कि इसके मामले में ह्यूमन एरर्स की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ये भी सच है कि मैकेनिकल फेलियर हो सकता है। और जिस कंपनी से ये जहाज बनकर आए थे उसके हिसाब से भी वहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, उसमें किसी का एक का स्टेटमेंट CNN में आया था इसी से संबंधित, और उन्होंने कहा कि कहीं कहीं शॉर्टकट सिस्टम भी फॉलो किया गया है। अब आई डोंट नो हाउ मच इट इज ऑथेंटिक, लेकिन एक बात जरूर आती है कि इसके अंदर जो मेन कॉमन 5 एरर्स हो सकते हैं, उसमें से पायलट की जो ह्यूमन एरर है वो कम लग रही है। सर, ये जो आपने शॉर्ट फिट एरर, ये जो बात कही, ये थोड़ा समझाइए भी, क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आता है, ये सामान्य दर्शक इसको समझ नहीं पाएगा। देखिए, पहले जो मैकेनिकल फेलियर की बात है उसको नॉर्मल अगर उस भाषा में आप समझें तो ये एक किसी तरह का जो आप टेक्निकल सर्टिफिकेशन होता है किसी भी एयरक्राफ्ट का, हवाई जहाज का, तो वो टेक्निकल जो टेक्नीशियंस इंजीनियर्स होते हैं उनकी तरफ से होता है, जो सर्विसिंग करते हैं उनकी तरफ से होता है। स्नैक जो आता है वो टेक्निकल फेलियर की वजह से होता है, या बैड वेदर, तो बैड वेदर इज रूल्ड आउट। लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें डबल इंजन होते हुए भी बर्ड हिट के चांसेस कितने होंगे कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसी कंपनी के जो जहाज हैं उसमें एक हादसा से पहले बर्ड हिट का सुनने में आया था। सबोटेज एक्टिविटी जो है, तो वो सबोटियर एक्टिविटी वो कहीं भी हो सकती है, और उसको एट दिस प्रेजेंट सिचुएशन में हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते हैं। इंक्वायरी से पता चलेगा कि वो किस लेवल पर ये चीजें हुई हैं। जैसा कमोडोर सिंह बता रहे थे कि डबल इंजन फेलियर मिलियंस केसेस में एक आध हो जाए, या सिंगल वाला तो आपने बताया, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था, बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट तो है ही, और चौंकाने वाला भी है कि दोनों इंजन टेक ऑफ करते ही कैसे फेल हो सकते हैं। देखिए, इसमें आजकल क्या है कि जितना हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो कंप्यूटराइज सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से लेकर के, और जो एक टेक्निकल टर्म इसमें आता है FMC, सो ये जो वाइटल
फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर जिसको कह सकते हैं, अगर उसमें करेक्टली फीडबैक नहीं डाला गया या मिसकैलकुलेट हो गया तो भी एक रीजन हो सकता है, जिसकी रिमोट पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि पायलट्स वर वेल क्वालिफाइड। लेकिन फिर भी जहां कर कंप्यूटर फेल की बात हम कर सकते हैं, अगर उसमें स्नैग आता है तो अगर वो डाटा आपने ठीक से फीड किए और कंप्यूटर में फीड नहीं हुए या उसका कंप्यूटर फेलियर सिस्टम हो गया तो भी इस तरह की घटना को अंजाम मिल सकता है, घट सकता है। जी, कमोडोर सिंह, कैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी? यानी पायलट से लेकर, रनवे से लेकर, उड़ने से लेकर, फ्यूल से लेकर, जितने भी हम कह रहे हैं कि इनको रूल आउट नहीं किया जा सकता, तो कमोडोर सिंह आप बताएं कि कैसे ये जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, किन किन फेजेस में? देखिए, सबसे पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजीसीए की एक आउट इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जो ऑलरेडी क्रैश साइट पर पहुंच चुकी होगी। दूसरा, अभी ऑलरेडी जो है बोइंग ने भी ऑफर किया है, उनकी भी टीम आ रही है। और तीसरा जो है टाटा जो एयर रन कर रहे हैं, उनकी भी एक टेक्निकल टीम आ रही है। तो ये तीनों टीम्स मिलकर करेंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो चीजें निकालना, एक है ब्लैक बॉक्स और दूसरा है सीवीआर। सीवीआर होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इन दोनों से बड़ी सारी चीजें सामने आएंगी कि क्या क्या हुआ है, इनको मैच किया जाएगा। इनका टाइमिंग बिल्कुल मिलियंस ऑफ सेकंड तक मैच होते हैं। तो एक एक चीज करी है कि पायलट उस समय क्या बात कर रहे थे, उनकी क्या क्या हुई, पैरामीटर्स को क्या था। कम से करीब जो 150 से ऊपर पैरामीटर होते हैं, उससे सारे एक एक चीज उसका जो हिस्सा है उसके बारे में सब कुछ रखता, किस वे क्या इंजन की पावर थी, क्या सॉफ्टवेयर की पोजीशन थी, क्या आपके जो है स्पीड क्या थी, हाइट क्या थी, हर चीज के बारे में। आपका हाइड्रोलिक प्रेशर कितना था, एयर प्रेशर कितना, बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनका एनालिसिस किया जाएगा। उनके ग्राफ्स निकल के आते हैं। उसके बाद जो एक एनालिसिस टीम है उसको सॉफ्टवेयर पे रन करके पता करते हैं कहाँ कहाँ पर रेड डॉट्स है। रेड डॉट मीन कहाँ कहाँ पर गड़बड़ी है। उसके बाद उसको ट्रेस किया जाता है। तो एक बार ये ट्रेस होने के बाद फिर उसके कारण पता किया था कि ये क्यों हुआ। अगर मान लीजिए कि एक फ्यूल, आपको पता चला कि फ्यूल लाइन जो है उसमें एक फ्यूल की रेट की कमी आ गई इंजन को जाने में, तो उसके बाद जितने फ्यूल के कंपोनेंट है वो सारे चेक किए जाएंगे। चाहे वो पंप है, चाहे वो फ्यूल लाइन्स हैं, चाहे वो फ्यूल जनरेटर है, सब कुछ चेक किया जाएगा। तो ये जो है, अगर मान लीजिए थ्रस्ट के सिर्फ थ्रस्ट का है तो उसके जो ब्लेड्स हैं कितना कंप्रेशन कर रहे थे, क्या क्या थ्रस्ट प्रोड्यूस, क्यों थ्रस्ट कम हुआ, बड़े सारे सीजन्स होते हैं। एक जो पहले रेड लाइन ड्रॉ करी जाएगी, उस रेड लाइन से क्लियर हो जाएगा कि मेन रीजन क्या है। फिर उसके साथ जो जो कंपोनेंट उसको करते हैं उनको चेक किया जाएगा जी। और इससे बड़ा क्लियर फिर कॉकपिट वॉइस मैं आपके पॉइंट को समझ गया कमोडोर सिंह। जब आप बोल रहे हैं तो अचानक से कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, आप दोनों विंग कमांडर शर्मा आप भी देख रहे होंगे। और ये विजय रूपाणी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े लोकप्रिय नेता रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो भी, जैसा हम सभी जानते हैं, इस प्लेन में सवार थे और उनके निधन की भी पुष्टि हो चुकी है। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय में कई लोग इकट्ठा हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं सभी। और ये सचमुच में एक बड़ा झटका है, एक बड़े दुख की घड़ी है। हम सुनने की कोशिश भी करते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ये तस्वीरें भी आती रहेंगी और ये दुख की घड़ी, देखिए विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उनका निधन बीजेपी और तमाम गुजरात के लोगों को दुखी करेगा। लेकिन आज उससे भी बड़ा दुख ये है कि कई लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, कई युवा डॉक्टर्स। अब इसकी पुष्टि होना बाकी है। आईएमए ने हालांकि 3 डॉक्टर्स की मौत की पुष्टि की है। ये आंकड़ा बढ़ता है घटता है, थोड़ा औपचारिक पुष्टि का हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन विमान में सवार ज़्यादातर यात्री, कुछ यात्रियों के बचने की भी खबर आ रही है, लेकिन ज़्यादातर यात्रियों की मौत की खबर ने कई परिवारों को आज गमगीन छोड़ दिया है। विंग कमांडर शर्मा, भारतीय एविएशन इंडस्ट्री पर इस दुर्घटना का क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ये तो बात है कि इसके लिए इन्होंने अभी ग्राउंडेड कर दिया होगा सारे ही 787 जो बोइंग्स खरीदे गए हैं। लेकिन इसके पीछे डॉक्टर प्रवीण, मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर गया और हिस्ट्री में एक टेक्निकल स्नैक्स जो हैं इस इन बोइंग 787 के अंदर पहले भी डिटेक्ट हुए हैं जी। और सेम ड्रीम लाइनर जो ये, जी हाँ, जापान में हुआ है, बैटरी का इशू आया था, अमेरिका में बैन रखा गया इसको बहुत समय तक। हाँ, इसको बैन रखा गया और इसके अंदर एक हाइड्रोलिक लीक्स का और एक फ्लैप जो होते हैं वो माल फंक्शनिंग का भी रिजल्टिंग इनटू सेवरल फ्लाइट्स कैंसिलेशन का एक इशू रहा है, जो कॉमन था और उसको बाद में रेक्टिफाई किया गया।
लेकिन आप इसको समझिए कि जब एक इतनी बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन होती है कि हाइड्रोलिक लीक अगर हो जाता है या उसके फ्लैप जो है उसमें माल फंक्शनिंग है, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये टेक्निकल एरर्स के अंदर एक तरह से टेक्निकल स्नैक्स में बहुत बड़ी बात होती है। और उसको हमारे यहाँ पर क्या हुआ एग्जैक्टली वो तो ब्लैक बॉक्स और उसके बाद से समझ में आएगा। जैसे अभी कुछ देर पहले जो स्पेशलिस्ट हैं मैं उनकी बात भी सुना हूँ, तो थोड़ा इसके लिए मुझे लग रहा है कि इनिशियली इनको एक तरह से सारे जो फ्लीट है उसको ग्राउंडेड करके स्कैन करना होगा। और समवेयर एक टेक्नीशियन का CNN में इंटरव्यू सुना था मैंने, उसने कहा कि जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है उसने कहीं न कहीं इसको शॉर्टकट किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि इस मसले पर ये तो जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उसकी जांच की जाए, उसी से पता चले। जी कमोडोर सिंह, एविएशन इंडस्ट्री पर असर और दूसरा एयर इंडिया पर क्या असर इसका? देखिए, एयर इंडिया पर तो असर सिर्फ ड्रीम लाइनर के कारण होगा। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट में ऐसा हुआ है, तो नॉर्मली जब किसी पर्टिकुलर टाइप एयरक्राफ्ट में ऐसा कोई हादसा होता है तो नॉर्मली उस फ्लीट के सारे एयरक्राफ्ट वर्ल्ड ओवर उनको ग्राउंड कर दिया जाता है ताकि उसका पूरा चेक हो। जब तक एक क्लैरिटी नहीं आती है तो उनको ग्राउंड कर दिया जाता है ताकि और कोई हादसा ना हो। बाकी एयरक्राफ्ट उठते रहते हैं, बाकी किसी एयरक्राफ्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि एयर इंडिया के और किसी एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी। बट यस, ड्रीम लाइनर को डेफिनेटली मेरे हिसाब से ग्राउंड कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज रात को ही शायद वो ब्लैक बॉक्स निकाल के एनालिसिस करेंगे। जितनी जल्दी पता चलेगा कि क्या कारण हुआ है उतनी जल्दी उनको वापस फ्लाइंग में लाया जा सकता है। तो ये एक जरूरी है कि ड्रीम लाइनर नॉट ओनली एयर इंडिया के बल्कि वर्ल्ड ओवर जितने होंगे बोइंग को ही उनको ग्राउंड करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी कमोडोर सिंह, आपसे और विंग कमांडर शर्मा से, दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और सिंह सर, आप पहले मुझे बताएं क्योंकि आपने इसका जवाब कुछ हद तक अभी दिया है। हमने ये भी देखा है, कुछ एक केसेस हैं कि इतनी हाई आपको मुआवजे की राशि देनी पड़ती है कि कई एयरलाइंस की कमर टूट जाती है, और ये इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे ये जो विमान हादसाग्रस्त हुआ है। तो ऐसे में आपको लगता है कि कुछ इसका असर पड़ेगा? और दूसरा, जैसा आपने कहा ग्राउंड किया जाएगा, तो एक ट्रस्ट की भी बात होती है कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री पर जो ट्रस्ट की बात है उस पर कितना असर पड़ेगा? अगर मैं लास्ट क्वेश्चन का आपका जवाब दूं, ये इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की फॉल्ट नहीं है, ये एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक है, तो ये इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर फॉल्ट नहीं है। हाँ, अगर अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर उसमें पाया गया कि किसी तकनीकी कारण जो हमारी मेंटेनेंस के कारण हमारे अपने लोग मेंटेनेंस के कारण प्रॉब्लम है, तो यस, उस समय इंडियन एविएशन की ट्रस्ट पर असर पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ प्राइमा फेसी इस समय एयरक्राफ्ट की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जब तक वो पता नहीं चलता ऐसा कोई भी सवाल उठाना गलत होगा, चाहे वो बोइंग के ऊपर उठाएं या हम उसके इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को उठाएं, तो ये प्री मैच्योर होगा, उससे मुझे लगता है बचना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो मुआवजे की बात कही, किसी भी लाइफ का लॉस किसी भी अमाउंट ऑफ पैसे से तोला नहीं जा सकता, वापस नहीं लाया जा सकता। तो ये मुआवजा जो है एक छोटा सा एक कंपनसेशन की तरह माना जाता है, और एयरलाइंस जो है इन चीज़ों को केटर करके चलना, मालूम है उनको कि कभी ऐसा कोई क्रैश होगा तो ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये एयरलाइंस की नहीं। आप देखिएगा हमारी गवर्नमेंट वो भी इसके बारे में कंपनसेट करेगी जितने लोग हताहत हैं, क्योंकि देखिए जो मेडिकल स्टूडेंट थे जो अपना खाना खा रहे थे वो तो एयरलाइन में ट्रेवल नहीं कर रहे थे जी, तो उनकी कंपनसेशन कौन करेगा? तो उस लाइफ को कंपनसेट करना पैसे का बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन यस, जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा एयरलाइंस भी उठाएंगे, गवर्नमेंट भी उठाएगी, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट भी उठाए। टाटा एक बड़ी अच्छी कंपनी है, टाटा जो है, रतन टाटा एक बहुत ही हाई मॉरल के व्यक्ति थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं। उनके जो मॉरल्स हैं, मेरे हिसाब से टाटा कंपनी भी इसमें जरूर कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये मॉरल कंपनसेशन तो हर एक को दी जाएगी, जिसमें डाउट नहीं है मेरे को, और इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। एविएशन कंपनी ये केटर करके चलते हैं, उनकी इंश्योरेंस होती है, हर एयरक्राफ्ट की इंश्योरेंस होती है, हर जो पैसेंजर है उसकी इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस कंपनीज भी उसके पैसे देती है, तो एयरलाइंस का इतना नुकसान नहीं होता जैसे आप समझ। जी
कमोडोर सिंह को आपने सुना, एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि एविएशन इंडस्ट्री पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है अनटिल एंड अनलेस इसकी जब तफ्तीश पूरी होके सही कारण समझ में नहीं आ जाते हैं। बोइंग भी इसमें एक पार्टी रहेगा। एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए तो मैनेजमेंट जो है और जिस तरीके से ये एयरक्राफ्ट उड़ा है, तब यानी सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा गलती कहाँ किस स्तर पर हुई है। गलती तो हुई है, अब वो प्लेन में दिक्कत है, कोई सेबोटाज है, बहुत सारे एंगल्स हैं, किसी को रूल आउट नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस ब्लैक बॉक्स से हमें ठीक जानकारियां नहीं मिल जाती और जितनी टीमें संयुक्त रूप से जांच पड़ताल करेंगी वो एक मत नहीं हो जाती। तो विंग कमांडर शर्मा, मैं चाहूँगा आप भी अपनी बात इस पर, ये जो ट्रस्ट डिफिसिट की बात है, एविएशन इंडस्ट्री पर सवाल की बात है, या फिर आने वाले दिनों में एयर इंडिया पर क्या असर है, पर अपने विचार रखें। तो देखिए डॉक्टर प्रवीण, सबसे पहले पॉइंट ये है कि ये जो बोइंग होते हैं, इनको एक लॉन्ग रूट के लिए, एक लंबी दूरी के लिए इनको यूज किया जाता है। और ये पहली बात नहीं है कि ये इंडिया में पहली बार हुआ है। इससे पहले भी हमारे पास एक हिस्ट्री है कि जो 747 बोइंग था वो 777 से हमने 2012 के बाद उसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। जहां तक एविएशन इंडस्ट्री का सवाल है कि ये ही सेम 787 जो है, ये इंक्लूडिंग अमेरिकन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, जापान एयरलाइंस, कतर एयरवेज, यूनाइटेड एयरलाइंस और इथोपियन एयरलाइंस इसको यूज कर रही है। लेकिन जहां तक इंडिया का सवाल है और इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का सवाल है, उस पर जब तक स्पेसिफिक कोई चीज नहीं आ जाती है, ये नहीं माना जा सकता है। दूसरा क्या है कि इस बोइंग को अगर आप देखें तो इसमें जो पैसेंजर्स हैं वो अभी तक कम से कम पिछले 14 साल में ओवर 1 बिलियन पैसेंजर्स इसके अंदर यात्रा कर चुके हैं। तो इसको एक सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था, सेफ हवाई जहाज माना गया है। तो एविएशन इंडस्ट्री पर स्ट्रेट वे, जैसा कि एयर कमांडर साहब बता रहे हैं कि उसको डायरेक्ट आप वी कांट ब्लेम इट डायरेक्ट। लेकिन एक बात जरूर है, या जहां तक आपने दूसरा बात किया, इनके इंश्योरेंस और मॉनेटरी सेटबैक जो भी कंपनी को इसके लिए मुआवजा देना पड़ता है, इट कांट बी ए फेयर फैक्टर और ए फैक्टर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जहां तक किसी एयरक्राफ्ट के हवाई जहाज की टेक्निकल एस्पेक्ट्स का सवाल है, इसके रख रखाव का सवाल है, उसके मेंटेनेंस का है, उसमें टेक्निकल स्नैक्स आया है या कोई सबोटियर एक्टिविटी हुई, उसके लिए हम इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। ये एक फैक्टर हो सकता है, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर एक डेंट, एक क्रेडिबिलिटी उसकी जो मार्केट में होती है, एक साख होती है कि ये एयरलाइंस इट्स सेफ वन। तो उसके लिए कितने लोग ग्राउंड पर उस स्पिरिट से काम करते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है। बिकॉज इट नॉट ए जॉब ऑफ ए सिंगल पर्सन और टेकिंग टाटा उनका नाम लेकर ना, ये सब इससे टीम बेसिकली। नाउ ह्यूमन फेलियर जहां तक ताल्लुकात है, वो एक रूटीन चीज में आ सकता है कि उसके जहां तक उसके वाल्व को चेक करने से, फ्यूलिंग से लेकर के उस टाइम आपकी जो फ्यूलिंग होती है, उसकी मेंटेनेंस जो होती है, सर्विसिंग होती है, उसकी रेगुलर सर्विसिंग होती है, उसको आप नेग्लिजेंसी का जहां तक एस्पेक्ट है, ह्यूमन एस्पेक्ट, वो भी इसके अंदर पता चलेगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि डायरेक्ट एविएशन इंडस्ट्री पर इतना बड़ा आक्षेप नहीं आ सकता है। और फाइनेंशियली भी व्हाटएवर लॉस हैज हैपेंड, जैसा कि कमांडर साहब बता रहे हैं कि कभी भी, हालांकि ये उतने बड़े इशू नहीं है, जितना बड़ा इशू ये है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें ना हो या ऐसा कोई हादसा ना हो, या ये जो विमान है ये कितने सुरक्षित हैं, इसको लेकर लोगों की जो सोच है, इन चीज़ों पर ज़्यादा अब मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ क्योंकि बढ़ रहा हूं, तो कमोडोर सिंह आप मुझे पहले बताएं कि ये आपने कई हादसों को देखा या हम कई हादसों को देख चुके हैं। आपने ये भी कहा कि मिलियंस ऑफ मिलियन में भी ऐसे कम रेयर केसेस देखने को मिलते हैं। आप किस चीज़ का वेट करेंगे कि हाँ, मैं इस चीज़ पर मेरा ध्यान रहेगा कि हो सकता है इस वजह से हुआ हो, और वो आपकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी आप क्या रखेंगे? देखिए, मेरा जो एनालिसिस है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, इंक्वायरी की वेट करेंगे। मेरा जो है सबसे बड़ा जो कारण जो पता करना कि दोनों इंजन एक साथ कैसे पावर लॉस हुआ, अब ये किस कारण से हुआ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण से पता चलेगा कि बाकी क्या रीजन हुए, बैकग्राउंड में क्या हुआ,
कौन सा सिस्टम फेल हुआ जिसने ये कॉज किया। जी जी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि दोनों इंजन एक साथ फेल होना, वो बहुत बड़ा मायने लगता है मेरे लिए, और शायद निपाई से यही निकल के जो आएगा उसका कारण फिर हम पता करें कि क्या उसका असली ठीक है। कारण क्या पता चलेगा। यस सतीश जी, बहुत संक्षेप में आपका कमेंट, क्योंकि फाइनली मेरे साथ यूके देवनाथ जी भी अभी इस पे जुड़े हैं और जबकि मैं शो को खत्म करने जा रहा हूं तो एक कमेंट उनका लूंगा, लेकिन विंग कमांडर शर्मा पहले आप अपना कमेंट संक्षेप में रखें। मुझे यही लगता है कि इसके अंदर चाहे वो इंजन की बात हो कि एक साथ जब इंजन ऊपर की तरफ एयरक्राफ्ट को लेके जाता है तो उस पर बहुत प्रेशर होता है, वो फुल थ्रोटल उस समय यूज किया जाता है, तो उस समय एक का बंद होना या दूसरे का बंद होना या दोनों का एक साथ हो जाना ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और क्या उसके अंदर उसके जो कंप्यूटर का जो सिस्टम था उसके कुछ डीलिंग हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मेजर टेक्निकल फेलियर को अंजाम दिया गया। ये ब्लैक बॉक्स एनालिसिस के बाद ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा या और जांच पड़ताल जब टीमों द्वारा होगी। तो विंग कमांडर देवनाथ, ग्रुप कैप्टन देवनाथ भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो सर आप मुझे बताएं कि भाई डेजिग्नेशन ठीक कर दीजिएगा ग्रुप कैप्टन देवनाथ की, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आप ओवरऑल, सवाल का समय नहीं है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, बेस्ट गेस आपका क्या है, क्यों ये हादसा हुआ होगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है? अनम्यूट सर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए, दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए हैं इस तरह का कोई ये चांस आजकल के जहाजों में होता नहीं है। पिछले 20 साल 10 साल से जितने भी ट्विन इंजन जहाज बनाते हैं, बैकअप सिस्टम इससे बनाते हैं कि दोनों इंजन टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, एक साथ फेल हो जाए ऐसा हो सकता है अगर दो बड़े बड़े बर्ड्स, चील है, बाज है, गिद्ध है, जो कि आमतौर पे झुंड में घूमते रहते हैं। ये गर्म हवा में आपने देखा होगा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे काफी गर्मी हो जाती है, हवा जो है वर्टिकल अपड्राफ्ट चालू हो जाता है, नीचे से ऊपर जाती है। तो ये चील, बाज, ये सब बड़े बड़ी चिड़िया होते हैं, वजन इनका 3.5 किलो 4.5 किलो होता है और ये लोग 100-200 का झुंड में घूमते रहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि वो हवाई जहाज से टकराए और दो इंजन में एक साथ चले गए। ये एक रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक मेरे को लगता है कि शायद यही बेस्ट, क्योंकि इंजन में धुआं नहीं दिखाई दे रहा है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि धुआं नहीं है, इसलिए इसको रिमोट पॉसिबिलिटी ही माना गया है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जब बर्ड हिट होती है तो अक्सर जो अंदर उसका कंबशन चेंबर है उसमें धुआं हो सकता है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि हर बर्ड हिट पे धुआं निकलेगा। कंप्रेसर स्टॉल हो सकता है, बर्ड हिट हुआ और सामने से जो लेमिनर एयर फ्लो आ रहा है वो उसका जो सर फाइनल कमेंट, क्योंकि आज का बड़ा सवाल यही था, क्या सैबोटाज की आशंका से आप इनकार करेंगे? आपको लगता है इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते? देखिए, इस तरह के हादसे जो होते हैं उसमें सैबोटाज का कोई ऐसा एंगल होता नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी कम से कम 3-3 लेवल पर होती हैं। आपने देखा होगा सारे एयरपोर्ट्स में CISF के लोग आसपास डिप्लॉय होते हैं, चाहे वो अराइवल डिपार्चर लॉन्ज हो या एप्रन एरिया हो, एयरफील्ड पेरीमीटर हो। उसके बाद ब्यूरो ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एविएशन सेफ्टी के जो एजेंट्स हैं वो टारमैक में, हैंगर में, एप्रॉन के आसपास नजर रखते हैं। और थर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी है एयरलाइन का अपना स्टाफ। सर हम जानते हैं ये सारी चीजें कि सिक्योरिटी बहुत मजबूत है। एक फ्लाइट नहीं, कई फ्लाइट्स उड़ती हैं, लेकिन एक फ्लाइट के साथ हुआ है, वो क्यों हुआ है, ये सवाल बरकरार रहेगा। जैसा कमोडोर सिंह ने शुरुआत में ही बताया कि ब्लैक बॉक्स की एनालिसिस जो आज रात तक बहुत मुमकिन हो जाए तो हमें कल सुबह तक कुछ बहुत मजबूत और पुष्ट जानकारियां मिल पाएंगी। लेकिन आप लोगों ने अपने अनुभव से कई जानकारियां हमारे साथ रखी। ग्रुप कैप्टन देवनाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कमोडोर सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विंग कमांडर शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का सवाल में इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।